अंबेडकर को माइनस करे कुछ भी ना चलेगा कि आज की तारीख में अगर अंबेडकर होते आज आपने ये सवाल पूछा ना, अंबेडकर आज होते तो भी जेल में होते, उनके ऊपर कई FIR होता। नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से जिनकी वजह से सिर्फ मनुवादियों को ही नहीं, सत्ता में बैठे मठाधीशों को भी बहुत दिक्कत होती है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेबाक भाषा में प्रोफेसर रतनलाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंबेडकर नामा और अनगिनत किताबें जो हमारे सामने हैं, इस किताब ने भी काफ़ी सनसनी मचा रखी है। अभी किताब आई है ये, और साथ साथ हिंदू कॉलेज और यह जहाँ पर हम बैठे हैं यहीं पर शूट होता है अंबेडकर नामा, जिससे दूसरे ढंग से अंबेडकर को जानने समझने, नौजवानों से जुड़ने का मौका मिलता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बिहार में जन्मे, बिहार से आपका दिल्ली का सफ़र और 25 साल से आप हिंदू कॉलेज में हैं, पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। इस सफ़र और उसके साथ साथ जो अंबेडकर के साथ आपका सफ़र है, उसमें क्या समानता आपको दिखाई देती है? चलिए, शुक्रिया। एक तो आप इतनी बड़ी जर्नलिस्ट हैं और आपसे बात करना ही मेरे लिए गौरव की बात है। वैसे बहरहाल मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ जी। और मोदी सरकार का शुक्रिया कि मैं प्रोफेसर नहीं हूँ। नहीं है। और मुझे जल्दीबाजी भी नहीं है, क्योंकि मुझे प्रोफेसर 7 साल पहले हो जाना चाहिए था। तो हम लोग सरेंडर करने वाले लोग नहीं हैं। एक टीचर की पहचान जो है ना, पद से नहीं होती, इससे होती है, किताबों से होती है ना, किताबों से होती है, किताबों से और रिसर्च से होती है। बहरहाल ऐसे ही अब घर से चला आया था 90 के दशक में, शुरुआती दिनों में 91 में, और भाग कर आया था दिल्ली। भाग के पहुंचे थे? तो लोग भाग के तो मुंबई जाते थे, आप दिल्ली पहुंच गए? मैं मुंबई का क्रेज उस समय थोड़ा डाउन था। दिल्ली चूँकि बिहारी लोग आते थे, UPSC का जो सेंटर दिल्ली था तो सबको रहता है, लेकिन मुझे UPSC देने का शौक़ नहीं था। और मैं बहुत बचपन में इस बात को रियलाइज़ कर गया था कि आज़ादी जो है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ माइंड, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो जिस समय मैं यूनिवर्सिटी में आया था, मैं कोई अंग्रेज़ी मीडियम से नहीं पढ़ा हुआ था, गांव से पढ़ के आया था। थैंक्स टू माय टीचर्स, प्रोफेसर श्रीमाली, DN झा, तमाम ऐसे लोग जो कॉलेज में, PK चौधरी, जिन्होंने मुझे तराशा एक तरीके से, और जो मैं सोचता था उसको पॉलिश किया उन्होंने। तो हिस्ट्री तो आप जानते हैं बवाली सब्जेक्ट है जी। और हम लोग बवाली नहीं सवाली हैं। हाँ। सवाल करते हैं, लेकिन आपका सवाल बवाल पैदा कर देता है। क्योंकि मैं यहाँ ये भी बताऊंगी कि आपके एक सवाल पर, एक ट्विटर पर किस तरह से इसी कैंपस में हंगामा हुआ, FIR हुई ज्ञान व्यापी पर, शिवलिंग पर जो आपने कहा था। नहीं, वो तो खैर मैटर अभी चल रहा है, कोर्ट में है, उस पर अभी टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन बवाली नहीं सवाली हूँ, सवाल तो पूछूंगा ही। और सवाल पूछने से ही जो ना सत्ता डगमगाता है, और ख़ास तौर से हमारे जैसे लोग अगर सत्ता से सवाल पूछें, इंस्टीट्यूशन से सवाल पूछें, तो उनको बहुत परेशानी होती है। और ये कोई नई बात नहीं, हज़ारों साल का पूरा इतिहास है। तो यहाँ अगर मैं नौकरी कर रहा हूँ विश्वविद्यालय में, मैं चुपचाप रहूँ, किसी को कुछ नहीं बोलूँ और गुड बॉय बन के रहूँ एकदम, तो क्या दिक्कत है? प्रमोशन भी हो जाएगा, विदेश भी जा सकते हैं। अभी तो सब पासपोर्ट भी रिन्यू नहीं हुआ है, वीज़ा भी नहीं मिल रहा है, सब हो रहा है। तो अगर सवाल नहीं पूछता तो ये सब थोड़ी होता। व्यक्तिगत तो सब कुछ मिल जाता, जो चाहता मिलता जी। लेकिन मुझे चाहिए ही नहीं। अपने डिग्निटी के सवाल पर और जो मेरा फ्रीडम है उसके सवाल पर, है ना, उसकी कीमत में नहीं चाहिए। तो ऐसे ही चलता रहता है, सब होता रहता है। तो इसलिए लोग मुझे बवाली कहते हैं, लेकिन बवाली नहीं सवाली। इसलिए मैं सवाल पूछूं इससे पहले आपने बता दिया कि आप बवाली नहीं सवाली हैं। हाँ, सवाली है। और मेरा सब्जेक्ट ये बताता है। जब हम क्लास में जाते हैं, क्लास लेने, फर्स्ट क्लास, तो मैं पहला ही होता है कि भाई वाई, वेयर, हाउ, व्हाट, ये सब तुम्हारे वोकैबुलरी में रहना चाहिए। और मैं कहता भी हूँ कि आई हेट गुड बॉयज़ एंड गुड गर्ल्स, कोट एंड कोट। हाँ, क्योंकि महिलाओं के लिए तो कहा जाता है कि अच्छी महिलाएं इतिहास नहीं बनाती हैं, ये ना याद रखी जाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं पहले ही क्लास में अपने स्टूडेंट से बात करता हूँ तो कहता हूँ आई हेट गुड बॉयज़ एंड गुड गर्ल्स। गुड कौन होते हैं? जो सवाल नहीं पूछे, स्टेटस कोइस्ट हो जाए। तो जो सवाल पूछेगा तो जाहिर है पहला उसका टेंशन घर में ही होगा,
सवाल जब उठाएंगे किसी चीज़ पे, परंपराओं पे, ट्रेडिशंस पे, जो सिस्टम चल रहा है, तो पहला तो बवाल तो घर में ही होना है। हाँ अब बेटी अगर पूछे तो ज़्यादा बवाल होना है। बिल्कुल। तो हम लोग बच्चों को बिगाड़ देते हैं। तो बिगाड़ने का आप काम कर रहे हैं। मुझे भी बिगाड़ा ना। आपको भी बिगाड़ दिया। हाँ। तो ये बताइए कि अभी अंबेडकर जयंती, अंबेडकर को लेकर अलग अलग ढंग की चीज़ें हो रही हैं पार्लियामेंट में। देश के गृह मंत्री कहते हैं फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। आप अंबेडकर को कहाँ देख रहे हैं? वो जो अमित शाह कह रहे हैं एकदम अपने दिल की बात उन्होंने कह दी। अंबेडकर को लेकर जनसंघ, आरएसएस, बीजेपी की यही सोच है। वो कोई एकदम मुझे अटपटा नहीं लगा कि अंबेडकर के बारे में जब संविधान बना तो अंबेडकर के पुतले किसने फूके, नेहरू के पुतले किसने फूके, किसने कहा कि ये संविधान भारतीय मिजाज के हिसाब से नहीं है, भारतीय संविधान मनुस्मृति होना चाहिए, इन्हीं लोगों ने कहा ना। तो अंदर जो था ना वो निकल गया है, वो नेचुरल, ठीक है, स्टेटमेंट था। अभी तो इलेक्शन, लेकिन मत्था तो टेकना ही पड़ रहा है, इसलिए वोट है ना, वोट के लिए जितनी बड़ी मूर्ति जो बनाता है ना, तो मैं बहुत सचेत हो जाता हूँ अगर इतनी बड़ी मूर्ति बना रहा है। अच्छा एक बात बताइए, बाबा साहब के 3 गुरु जी, बुद्ध, कबीर, फूले, चोखा मेला और रविदास को उन्होंने अपनी अछूत कौन किताब समर्पित की जी। तो एक पूरी परंपरा है ना। बाबा साहब ने कितनी मूर्तियाँ बनवाई, तो बाबा साहब मूर्ति नहीं बनवाते थे, वो किताब लिखते थे कि विचार जो है किताबों में है, मूर्तियों में नहीं है। मूर्ति बन गया बहुत बन गया। मूर्ति का एक मीनिंग है कि लोग देख के समझ जाते हैं ये है, लेकिन सिर्फ मूर्ति ही नहीं ना। हाँ, ये जिस तरह से पूजने लग गए, हाँ, उसमें आपने सवाल जो बाबा साहब जो कह रहे थे उसी का उल्टा काम हो रहा है। उनको अपने 50वें वर्ष जन्मदिन पे उन्होंने कहा कि मेरी जयंती मत मनाओ, मैं अपनी जयंती बर्थडे नहीं मनाना चाहता। 50वें बर्थडे पे भाषण है उनका। क्यों डर था, क्या लगता था, किस चीज़ का, क्यों नहीं मनानी चाहिए? नहीं बोले कि ये सब क्या मनाना है, वो इंस्टीट्यूशन बनाने में लगे हुए थे, स्कूल कॉलेज इमारत बनाने में लगे हुए थे, ऑफिस बनाने में लगे हुए थे, मूर्ति तो नहीं बना रहे थे। आज इतने सालों में अगर बाबा साहब का जो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बना, सिद्धार्थ कॉलेज और मिलिंद कॉलेज में बनाया, उस तरह के आज सैकड़ों कॉलेज होने चाहिए थे, नहीं हुआ। उसका भी क्वालिटी डिटोरिएट कर गया। उस इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए उन्होंने लोगों से चंदे मांगे, हैदराबाद के निज़ाम से ज़मीन लिया, सरकार से 6 लाख रुपए लोन लिया जी, और वो कर्जदार ही, परिनिर्वाण जब हुआ तो कर्जदार ही थे, काफ़ी कर्जा था। तो ये सब क्या जो अंबेडकर के नाम पे राजनीति करते हैं, चाहे याद करते हैं, ये उनको क्या नहीं समझ में आता है, क्या पढ़ते नहीं वो। तो मैं तो कई बार कहता हूँ, लोग मेरे से नाराज़ होते हैं कि अंबेडकर को अंबेडकरवादियों ने ही सर के बल खड़ा कर दिया। लेकिन देखिए एक हकीकत ये भी है कि 90 के दशक में अंबेडकर का रीसर्जेंस होता है। उससे पहले वो बिल्कुल हाशिए पर रहते हैं। मैंने तो लॉ पढ़ा, लेकिन कभी बाबा साहब के बारे में, पॉलिटिकल साइंस की मैं स्टूडेंट रही, कभी इस तरह से डिटेल डिस्कशन ना हमारी क्लास में हुआ, ना हमने पढ़ा, इवन प्रियम्बल, है ना। तो 90 के दशक का जो उभार है जनता की तरफ से, उन्होंने ही तो आज अंबेडकर को इस तरह से पहुंचाया कि जो लोग उनके खिलाफ थे उन्हें भी मत्था टेकना पड़ रहा है। ये तो जाहिर है, इसमें कोई शक थोड़ी है, लेकिन अंबेडकरवाद क्या है, एक विचार का पुंज है ना। तो एक उभार हो गया, और अंबेडकर पे जितने काम हो रहे हैं वो ज़्यादातर अंग्रेज़ी में, और विदेश के स्कॉलर ज़्यादा सीरियस काम कर रहे हैं। तो अंबेडकर पे रिसर्च भी तो होना चाहिए। अंबेडकर का विचार क्या है, वो बार बार ये बात को कहते हैं कि राजनीति ही सब कुछ नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। राजनीति तो बचा हुआ अनाज है। 5 साल काम होना चाहिए। आपको अंग्रेजी बोलना आना चाहिए, आपको इतिहास का ज्ञान होना चाहिए, आपको इकोनॉमिक्स का ज्ञान होना चाहिए। सबसे बड़ी बात वो कह रहे थे कि हमें गवर्निंग रिफॉर्म्स की बात करने वाले पहले शख्स हैं। पहला 20-20 हज़ार किसानों का रैली किया बॉम्बे में। अंबेडकर हमारे, देखिए सिर्फ 22 प्रतिज्ञा अंबेडकर नहीं है, 15,000 पेज प्रिंटेड है। आखिर उसी में से ही किताब निकली ना। जी।
जिसने सनसनी मचा रखी है। नहीं, पता नहीं क्या सनसनी मचा, नहीं, लेकिन मचा तो रखी है आपने। जो पूरा का पूरा इसमें सारा कलेक्शन किया है, क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 22 प्रतिज्ञाओं की तो बात करना, अगर आप और हम इसमें छापा है पब्लिक में पढ़ने लग जाएं तो FIR हो जाएगा। नहीं, क्यों FIR होते रहे? अरे दिल्ली के मंत्री को मैंने मना किया था कि रिजाइन नहीं देना है। आखिर भारत सरकार की छपी हुई किताब मेरे पास रखी हुई है, उसमें छपा है कि नहीं छपा है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट में छापा है कि नहीं छापा है? नहीं, लेकिन अब छापेंगे नहीं, पता नहीं। मैंने अभी एक जगह बेगूसराय में था, हम ब्राह्मण लोग काफ़ी बैठे हुए थे, हम आइए पंडित जी, हिंदू राष्ट्र में आपका भी स्वागत है। भाई मैंने तो कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ब्राह्मण ही थे, उन्होंने इंस्टीट्यूशंस खोले, फ्री में एजुकेशन दिया, नौकरी मिली, संस्थान खुले, इंदिरा गांधी ने भी खोला, सब खोला। आपको बहुत हड़बड़ी हो गई थी ना हिंदू राष्ट्र बनाने की, तो आप आके देखिए सुलभ इंटरनेशनल में पंडित जी पर्चा काट रहे हैं। हाँ। जितना सिक्योरिटी गार्ड है ना दिल्ली में, उसका आप सर्वे कर लीजिए, मैक्सिमम उसमें ठाकुर राजपूत मिलेंगे सिक्योरिटी गार्ड जी, और अपर कास्ट मैक्सिमम मिलेंगे। आइए ना, आपका भी स्वागत है, पढ़ा लो 15,000 में बच्चा को। हड़बड़ी था ना हिंदू राष्ट्र बनाने का, तो पढ़ाओ ना, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ। ये बताइए कि सब कुछ सही है, लेकिन 2025 क्योंकि RSS के 100 साल हो रहे हैं और हिंदू राष्ट्र एक पहला हिंदू गांव का स्थापना अनाउंस हो गई, उसका सब पूजा पाठ बागेश्वर धाम ने कर दिया, जो द ग्रेट हिंदू आइकन बन रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। तो ये भी तो एक आज की रियलिटी है ना कि हिंदू राष्ट्र की तरफ बहुत तेजी से, और मोदी जी उनको छोटा भाई कहते हैं, और जाके सुल्तान से गले मिलते हैं, अनंत अंबानी सुल्तान से गले मिलते हैं। वो तो अलग बात है। बिरयानी भी चलता है, अब वो चलता है, वो शाकाहारी बिरयानी है या मांसाहारी, क्या पता। नहीं, शाकाहारी पुलाव। हाँ, पाकिस्तान भी चले जाते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ तो 100% कट्टर सनातनी हिंदुओं का गांव बन रहा है। नहीं, आप बना लो ना, तो हिंदू सनातनी उसमें कौन कौन कैसे रहेगा, ये भी तो ये बताइए कि दलित बहुजन रहेगा कि नहीं आपके हिसाब से? उनसे पूछिए ना ये सवाल, ये हिंदू में कौन कौन रहेगा? वसुधैव कुटुंबकम, तो तुम्हारे वसुधैव में कौन कौन कुटुंब है ये तो बताओ। पंडित जी कहाँ रहेंगे, बाबू साहब कहाँ रहेंगे, बैकवर्ड कहाँ रहेगा? मियाँ को मत रखना, जाओ। नहीं, वो तो रखना नहीं, वो तो अनाउंस हो गया। नहीं, हो गया ना, तो मत रखना। बाकी सब वो कहाँ रखोगे? कौन सा अपार्टमेंट में रखोगे? लेकिन ये सवाल पूछेगा दलित बहुजन। क्यों नहीं, हम ही पूछ रहे हैं भाई। बाबा साहब ने पहला एडिटोरियल जो लिखा मूकनायक में जी, बोला कि 4 खाना है, जो जिसमें पैदा होता है उसी में मर जाता है। अच्छा, वो छोड़ दो, आप ब्राह्मण में ही सब ब्राह्मण को कैसे कैसे रखोगे, पहले ये बताओ। चतुर्वेदी कहाँ रहेगा, त्रिवेदी कहाँ रहेगा, द्विवेदी कहाँ रहेगा, उपाध्याय रहेगा? नहीं, उपाध्याय पाठक कंटहा ब्राह्मण, मैथिल ब्राह्मण का, और तमिल ब्राह्मण का क्या होगा? हाँ, तमिल ब्राह्मण कहाँ रहेंगे? मैथिल तो मेरे ख्याल से इंक्लूड होना मुश्किल है, मछली पर हंगामा हो जाएगा। तो कश्मीरी पंडित तो मटन खाता है। तो बाकी छोड़ दो, इन्हीं का पहले बताओ हमें क्रोनोलॉजी कहाँ कहाँ रखोगे। वो तो शाकाहारी गांव है तो हिंदुओं वाला, तो है ना कि ब्राह्मण भी एक नहीं है, उसमें कुछ कॉमरेड ब्राह्मण भी होंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि कट्टर सनातनी ब्राह्मणों का अड्डा है। तो सनातनी में कह दो कि जो वेज। ये बताइए जरा, सनातनी क्या चीज है? ये बड़ा कंफ्यूजन है। खाली एक तमिलनाडु से इसका काउंटर है, यहाँ उत्तर भारत से सनातनी टर्म का एक्सप्लेनेशन है। तमिलनाडु में जो है ना, एक्चुअली उन्होंने इंस्टीट्यूशंस पे काम किया है ना, आइडियाज़ पे काम किया है। उत्तर भारत में जो परंपरा थी, जो एक समझिए कि प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशन पे काम नहीं हुआ है, विचारों पे काम नहीं हुआ। RSS तबीयत से, देखिए गढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, यही सब है ना, गुजरात। तो यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिक्स के अलावा इंस्टीट्यूशंस आइडिया पे बताइए कोई काम हुआ है? तो आपके लिए, आपको ये सनातनी वर्ड क्या समझा रहा है? नहीं, कुछ नहीं समझा रहा, ये हिंदू शब्द अब पिट गया है। तो सनातनी इमर्ज कहाँ से किया? अचानक सब सनातनी सनातनी सनातनी। हाँ, तो उसको कहने दीजिए। दलित सनातनी है कि नहीं, ये बताइए भाई। दलित तो कह रहा है मैं हिंदू हूँ, पहले पंडित जी उसको हिंदू मान रहे कि नहीं मान रहे, ये पहले पूछो ना सवाल। भाई इतने साल से तो दलित हिंदू ही थे ना, अभी भी हैं। और जो हिंदू धर्म का ठेकेदार है वो इसको हिंदू मान रहा है या नहीं मान रहा, ये है फंडामेंटल क्वेश्चन।
तो अभी भी गंगा जल छिड़क रहा है। फिर वो गया ना, वो वहाँ पे लीडर ऑफ एलओपी एलओपी गए और वहाँ पे गंगा जल छिड़क तो रहे हैं। ये सवाल है ना। और अब हमारे कोविंद जी राष्ट्रपति होते हुए मंदिर के अंदर तब नहीं भी जा पाए, अगर सीढ़ी में दलितों बैठकर। का दिमाग नहीं खुल रहा है तो वहाँ जाने की क्या जरूरत है, पहले ये बताओ। अगर तुम धार्मिक आदमी भी हो तो हम में तुम में खड़क खम्भ में हर जगह जब राम है, तो धार्मिक भी हो तो घर ही में ढूंढ लो ना, इसमें ढूंढ लो, इधर बक्से में होंगे इधर। वहाँ क्यों जा रहे हो? क्योंकि साबित भी तो करना है, कुंभ में जाना तो है ना, तो जा रहे हो तो वो फिर लात भी खा रहे हो। तुमको सेल्फ रेस्पेक्ट डिग्निटी है कि नहीं? जहाँ पे तुमको अभी 21वीं सदी में इतना नीच समझा जा रहा है, तब भी तुम वहाँ जाके पीटना चाहते हो, तो ये उनमें प्रॉब्लम नहीं है, इस समाज में प्रॉब्लम है। और यहाँ पर लीडरशिप का भी एक बहुत तगड़ा अभाव, बड़ा तगड़ा क्राइसिस दिखाई दे रहा है। और डेफिनेटली लीडरशिप का तो है ही ना, कि देखिए अंबेडकर कोलंबिया लंदन से पढ़ के आए थे। लीडरशिप विश्वविद्यालयों से जब नहीं निकलेगा, देखिए पॉलिटिक्स इज़ ए वेरी सीरियस गेम है ना। लीडरशिप बहुत ही एक कठिन काम है, सबसे मुश्किल काम है, और उसकी तैयारी विश्वविद्यालयों से होती है ना। जब दलित लीडरशिप विश्वविद्यालयों से नहीं आएगा, पढ़ा लिखा लोग नहीं आएगा, तो थर्ड ग्रेड लीडरशिप रहेगा, तो यही हाल होगा। जो इंडियन रिपब्लिक में मिला था वो हिंदू राष्ट्र में ख़त्म हो रहा है। हिंदू राष्ट्र का खतरा कितना मौजू लगता है, कितना रियल आज की तारीख में आपको लग रहा है? नहीं, आपको क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा होगी कोई? अब बोलेगा कि संविधान हम हटा देते हैं, मनुस्मृति रख देते हैं, ऐसे बोलेगा कोई? संवैधानिक प्रावधानों को ख़त्म कर देना ही हिंदू राष्ट्र है। अभी तमिलनाडु के राज्यपाल पे आया जजमेंट, देखा आपने? जी, रवि महोदय पर। हाँ? वो आप कोई बिल पास करके भेजिए और उस पर बैठ जाए 2 बरस, यही तो हिंदू राष्ट्र है। और क्या? यूनिवर्सिटी एजुकेशन ख़त्म कर देना। अगर एजुकेशन खाली ख़त्म हो जाए तो दलित लोग कहाँ रहेगा, पहले ये बताइए मुझे। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई शेयर मार्केट में है, कोई अंबानी है, अडानी है, ज़मींदार है, राजा है, रजवाड़ा है? जो दलित मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ है, इट इज़ बिकॉज ऑफ एजुकेशन। सरकारी स्कूल में पढ़ के वजीफ़ा भी मिल रहा था जी, फ्री में पढ़ भी रहा था, खाना भी मिल रहा था, नौकरी एक आदमी 3-3 नौकरियां कर रहा था। उसी शिक्षा की वजह से ना। उस शिक्षा खत्म कर देगा तो दलित लोग क्या करेगा बताइए आप? वो तो जाके मजदूरी ही करना पड़ेगा ना। यही तो हिंदू राष्ट्र है कि जो 70 साल के रिपब्लिक में जो भी चेंजेस आया, हम ये नहीं कह रहे कि घी की नदियां बह रही थी, जो भी चेंजेस आया इस 70 साल में है ना, कास्ट थोड़ा डिसलोकेट हुआ। नहीं, कास्ट, जेंडर, तमाम सवाल डिसलोकेट हुआ। अब दलित अपार्टमेंट में भी रहने लगे, कार में भी चलने लगे। ये आरएसएस को मंजूर नहीं है। वो कहता है कि जहाँ पे तुम हो उसी जगह तुमको फिर रीलोकेट करेंगे, और रीलोकेट करने के लिए कोई घोषणा नहीं करेंगे। वो सतत काम चलता रहेगा। हाँ, थाने में जाओगे तुम्हारा रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, कोर्ट में जाओगे न्याय नहीं मिलेगा। तो यही तो हिंदू राष्ट्र है, और क्या है? इसकी घोषणा थोड़ी होनी है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की जरूरत नहीं है। नहीं, संवैधानिक, बाबा साहब ने क्या कहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी अगर नहीं है तो संविधान एक अस्थि पंजर है। और उन्होंने कहा था कि किसके हाथ में पावर है, संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। किसके हाथ में वो संविधान है उससे वो लोकेशन तय होता है। अगर अच्छे आदमी के हाथ में संविधान है तो खराब संविधान भी अच्छा हो जाएगा। अब बुरे आदमी के हाथ में अगर संविधान है तो अच्छा संविधान भी बुरा हो जाएगा। कानून के नज़र में समानता और प्रशासन के नज़र में समानता, दोनों दो बातें हैं जी। कानून में तो हम सब एक हैं, कलेक्टर के पास जाते हैं तो एक नहीं, वो टोपी चेक करता है पहले कौन सा टोपी पहना है। अच्छा, ये एक चीज़ बताइए कि हम हिंदू राष्ट्र खतरे बात कर रहे हैं, अभी जो हमले दिखाई दे रहे हैं वो माइनॉरिटीज़ पर सबसे ज़्यादा हैं। स्टेट के द्वारा वक्फ बिल पारित हो गया, लेकिन साथ ही साथ जो दलित और माइनॉरिटी के बीच का डिस्टेंस है भाई, वहाँ पर भी बहुत अंतर है, बड़ी पैमाने पर नफ़रत भी है। ये आप कैसे देखते हैं इस फैक्टर को? इसमें कोई एकता होने की या कोई एक डायलॉग होने की संभावना आपको दिखाई देती है? अब लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने कई जगह कहा कि बिरयानी और सेवई उन्हीं को आप खिला रहे थे जो आपके खिलाफ डंडा ले खड़े हैं। लेकिन सारे थोड़ा खिला रहे थे। नहीं, वो सारे लोग आप गांव में देखते हैं, हमने देखा है, साहब आए एकदम चाइनीज़ प्लेट एकदम निकलता था। तो विदाउट सोशल डेमोक्रेसी आप पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं हो सकता है।
जब आप मिलनसार ही नहीं हैं, कुछ भी नहीं है, तो खैर वो उसमें नहीं जा रहा, लेकिन आरएसएस विजय तो ईमानदार है ना, वो ये तो मानेंगे ना कि उसको मुसलमान के खिलाफ सारे कानून लाने हैं, वो लाएगा। इस मामले में तो ईमानदार है ना। अब कश्मीर में सब लोग शादी करने जा रहे थे, सेब का बागान खरीद रहे थे, कितने हिंदू वहाँ जाके शादी किए हैं और कितने बागान खरीदे हैं। अभी तक अमित शाह जो है ना उसका आंकड़ा नहीं दिए हैं। कितना साल हो गया? 6 साल हो गया ना, 2019 से अब तक। तो कम से कम 100 लोग तो वहाँ बागान खरीदे होंगे, 10, 20, 50 शादी भी किए होंगे वहाँ पे। उसका आंकड़ा पेश करें ना पार्लियामेंट में। उनको तो स्पष्ट है कि लेकिन दलित माइनॉरिटी के बीच का जो टसल है वो आप कैसे एड्रेस आरएसएस ने दलितों के बीच काम किया है ना, उसको हिंदू बनाया है, वो सब जगह शिव कथा हो रहा है, समरसता अभियान चल रहा है, उतना कोई काम कर रहा है? आरएसएस में भी अम्बेडकर हैं, है ना। वो तो जितना जोर से चिल्लाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस वही करते हैं जब मामला आता है तो। हाँ, तो वो काम कर रहा है ना, जाके वो मरहम लगा रहा है, पीटता भी है, थोड़ा मरहम भी लगा देता है। उतना कोई काम कर रहा है? पहले बताइए मुझे। वो बनवासी कल्याण आश्रम भी चल रहा है, आदिवासियों के लिए वो है। फिर वो तो जा रहा है ना, 80 के दशक से ये काम शुरू हो चुका था। हर जगह वाल्मीकि मंदिर है, हर जगह है। और हमारे नेता लोग खाली इलेक्शन के समय मान के चलते ही हमको वोट दे देगा, ऐसे नहीं होता है। कॉन्टिन्यूसली 5 साल काम करना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि सब राम मंदिर और बाकी हिंदुत्व की लहर में वो भी है, और दूसरा है कि सबको नेता बनना है, एमएलए एमपी बनना है, चाहे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी रहे, चाहे नहीं रहे, रोजगार रहे चाहे नहीं रहे, सबको लीडर बनना है। और ये चस्का जिसने लगाया है ना, उसने पूरे दलित मिडिल क्लास को ख़त्म कर दिया। नौकरी ख़त्म, सब खत्म। जिसका बुर्जुआजी नहीं होगा, जिसका मिडिल क्लास नहीं होगा, वो कैसे ये सोच सकता है कि राजनीतिक सत्ता हासिल कर लेगा? थिंक टैंक जिसका नहीं होगा, जिसका जर्नलिस्ट नहीं होगा, जिसका सीए नहीं होगा, जिसका हिस्टोरियन नहीं होगा, जिसका पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं होगा, वो कैसे राज सत्ता चलाएगा? सत्ता मिल भी जाए तो व्यवस्था कैसे चलाओ? पावर अगर मिल भी जाए तो एग्जीक्यूशन के लिए तो कैसे करोगे ना? चाहिए ना। तो ये जो नशा चढ़ा दिया दलित समाज में, सामने सब कुछ लूट पीट रहा है, सामने। मुझे तो दलितों से भी गालियाँ पड़ती। हमने कुछ नहीं बेटा, 10 साल ठहरो, सब ठेले जाओगे ना खेत में, तब पता लगेगा। लेकिन लोगों को गुस्सा नहीं है कि सत्ता परिवर्तन हो? 2024 में भी तो हुआ नहीं ना, फाइनली तो आ ही जाते हैं वो पावर। तो नेता का काम है ना, तो नेता का काम। आपको भी लोग नेता के तौर पे देखते हैं? नहीं, हम तो आप चुनाव भी लड़े हुए हैं? लड़े हुए हैं चुनाव, लेकिन हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं हैं। मेरी एक पॉलिटिकल समझ है, हमसे किसी को लाभ हुआ, किसी को नुकसान हुआ। मैं एंटी राइट विंग पॉलिटिक्स करता हूँ। तो जहाँ ज़रूरत होगी लेफ्ट के साथ भी खड़ा रहूँगा, जहाँ ज़रूरत होगी कांग्रेस के साथ भी। जो बीजेपी को हरा सकता है उसके लिए हमसे जो बन पाएगा करेंगे। एकदम खुला है ये, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है। जो उसके खिलाफ लड़ेगा उसके साथ हम खड़े रहेंगे। और जब एक बात बताइए, जब भारतीय संविधान और भारतीय गणराज्य पे हिंदू राष्ट्रवादियों ने आक्रमण कर दिया है, उस समय एक सेंसेबल इंसान को कहाँ रहना चाहिए? आप तो पढ़ाते हैं, नौजवानों से आपका इंटरेक्शन है, नौजवानों की समझ अभी अंबेडकर को लेकर और कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कैसी है? आपको क्या रिस्पांस क्लास में मिलता है? वेरी करता है। अंबेडकर को लेकर सीरियस डिबेट भी है। अब यूनिवर्सिटी में थोड़ा बहुत सिलेबस में भी लोगों ने डाला है। और कमाल सोशल मीडिया का भी है ना। जैसे अंबेडकर नामा मैंने शुरू जब की जी, तो क्या पर्पस था उसका? लेट्स रीड अंबेडकर। मैं इंस्टीट्यूट इंडिया का स्टूडेंट रहा, डीएन झा का स्टूडेंट रहा, अंबेडकर कभी पढ़ा ही नहीं। तो मुझे सबसे बड़ा मैं थैंकफुल हूँ कि हमारे जो दलित अंबेडकरवादी हैं ना, जो बिना पढ़े हुए अंबेडकरवादी हैं, उन्होंने मुझे फोर्स किया कि हमको अंबेडकर पढ़ना चाहिए। और मोदी जी ने अवसर दे दिया, लॉकडाउन। आपने उस समय शुरू किया जब कोरोना लगा हुआ था? हाँ। और मुझे कुछ था भी नहीं, एक मोबाइल से इसे बना के बेटा बेटी लाइट पकड़ लेता था, इसे डाल देते थे। तो अब धीरे धीरे करते करते अब सुनते हैं लोग, कुछ लोग सुनते हैं उसको। कुछ लोग, इतने लोग फॉलोअर्स हैं आपके, तो वो इतनी मैंने सनसनी मचाए रहते हैं आप अंबेडकर नाम। 1000 वीडियो कम से कम अंबेडकर पे मैंने बनाई होगी। 1000? जी। और जो मैं बोलता हूँ कहीं पब्लिक स्पीच, तो उसमें भी अंबेडकर कोट होते हैं। अभी जितना मैंने 400 भाषण दिए होंगे, 20 के बाद मैंने जो इकट्ठा किया है जी, तो 400 पब्लिक स्पीच होंगे, उससे ज़्यादा। उसका ट्रांसक्राइब कर रहे हैं, सबका कलेक्शन छापेंगे। तो जो मैं बोलता हूँ उसमें भी अंबेडकर का रेफरेंस होता है। और अंबेडकर के ऊपर 1000 वीडियो बना होगा अंबेडकर नामा में। हाँ। और पढ़ते पढ़ते इतना आइडिया हुआ कि देखिए, एक किताब तो आपके सामने ये यूट्यूब का ही प्रोडक्ट है। जितना इसमें लिखा हुआ है ना,
जितने आर्टिकल्स हैं उस सब पे वीडियो बन चुके हैं, सब पे पहले उसी तो छाट और छाट। कैसा रिस्पांस मिलता है आपको? बढ़िया, आप जाके देखिए पुराने, उस समय तो हमको इतना टेक्नोलॉजी माइक वाइक भी नहीं था, तो थोड़ा साउंड वाउंड गड़बड़ होगा, लेकिन लोग सुनते थे। इस सारे पे वीडियो बन चुका है। उसी समय पढ़ते पढ़ते एक जगह इकट्ठा करते गए, बोले इंटरेस्टिंग है, इसको छापा जाएगा। एक तो आ गया, ये मोटी किताब बन गई, मोटी हो गई। 4 और लाऊंगा। कौन कौन सी किताबें आ रही हैं आपकी? हमें बहुत सारी शिक्षा के सवाल हैं। नहीं, अंबेडकर को लेकर अभी कौन सी हाँ, किताबें ला रहे हैं? अभी अगला आ रहा अम्बेडकर और लोकशाही, 2-3 महीना में सामने होगी। अंबेडकर और लोकशाही, हाँ, लोकशाही यानी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी। अच्छा। और उसके बाद शिक्षा के सवाल पे काम करेंगे। अम्बेडकर को एजुकेशन को लेकर क्या था, महिला मुक्ति के प्रश्न, किसान मजदूर के सवाल, तो सब मैं छांट रहा हूँ मटेरियल, सारे एक जगह मिल जाएगा उसको। तो अभी ये तो बहुत इम्पोर्टेंट काम है आपका। और अंबेडकर को लेकर एक क्यूरियोसिटी भी, एक जिज्ञासा भी पैदा हुई है, कम से कम उत्तर भारत में पहले कम थी। नहीं हुई है ना। और अब लोग अम्बेडकर साहब को कोट उल्टा पुल्टा कर देते हैं, आखिर ये पढ़े लिखे लोगों ने जिंदा कर दिया ना अम्बेडकर को। तो पढ़े लिखे ने एक सवाल बहुत सीधा सा, इसका सीधा सा जवाब दीजिए जी। हिंदू राष्ट्र आप कह रहे हैं कि जरूरत नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन बदले या अनाउंसमेंट हो। बाबा साहब ने हिंदू राष्ट्र के बारे में सबसे पहले सबसे तगड़े खतरे बताए थे, अभिशाप होगा, अभिशाप होगा, उन्होंने सीधे सीधे कहा, सीधा, है ना। आज की तारीख में आपको क्या लगता है कि अंबेडकर की राह हिंदू राष्ट्र को रोक पाएगी या नहीं? डिपेंड करेगा। देखिए, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि एक सेकुलर नेशन रहे, ये है ना, कॉन्स्टिट्यूशन वाला नेशन रहे, इंडियन रिपब्लिक रहे, लेकिन बहुत सारे दलित नेता हिंदू राष्ट्र की पालकी खुद ही ढोक रहे हैं। अठावले मंत्री ही हैं, जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान, और जहाँ सीधा नहीं मैनेज हो रहा है वहाँ बैकडोर से जी। जितनी जात की पार्टियां बनेंगी ना, उससे आरएसएस बीजेपी को फायदा होगा। क्योंकि इधर सब कास्ट पे बहुत काम किया है। हाँ, तो वोट बटेगा ना। तो लीडर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो इसको लेकर कितना सीरियस। देखिए, आप क्या हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, मैं पढ़ाता हूँ, हमारा काम है विचारों का सृजन करना, उसको बताना, लेकिन जो बात मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, वही अगर नेशनल लीडर बोलेगा तो लाखों करोड़ों समझेंगे ना जी। तो अपने हिस्से का काम हम कर रहे हैं, अब आप कर रही हैं, बाकी कुछ काम नेताओं का भी, वो भी करें थोड़ा सा। एक आखिरी सवाल, अंबेडकर आपके लिए क्या है और अंबेडकर इस समय भारतीय लोकतंत्र के लिए क्या है? अंबेडकर को माइनस करे कुछ भी न चलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं कुछ पढ़ रहा था, अभी तेलतुम्बड़े साहब की किताब में पढ़ रहा था, भारत और साम्यवाद। भारत और वामपंथ ने बहुत सारा एनर्जी जो है ना अंबेडकर को रिफ्यूट करने में खर्च कर दिया। नहीं तो अगर आज अंबेडकर होते तो कहाँ होते, ये सोचिए पहले आप। वो स्टेट सोशलिज्म की बात कर रहे थे ना, उन्होंने अपना पार्टी का नाम क्या रखा था, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। किसानों का आंदोलन लीड कर रहे थे, श्रमिकों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। हाँ, he was economist, अर्थशास्त्री थे, और रोड पे लड़ते थे। हाँ, लेबर के पक्ष में खड़े, लेबर के पक्ष में, लेबर किसान के पक्ष में। आप उठा के देखिए 30 से 40 का दशक, उनको लोग समझने में दिक्कत कर दिया। आरएसएस पहले समझ गया था, तो इसलिए वो सारे कम्युनिटीज में नेता ढूंढा सब। ये सब वो एमएलए एमपी मिनिस्टर बनना है, इतना दे दो काम खत्म, अम्बेडकर को दफनाओ। ये क्या अभी किताबें छप रही उनकी? ये अठावले क्यों नहीं सवाल उठाते हैं? राइटिंग एंड स्पीचेस छप रही है क्या? अंबेडकर मेरे लिए क्या है? मैं एज ए प्रोफेशनल स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री पढ़ता हूँ, तो अंबेडकर मेरे लिए एक मल्टी डायमेंशनल स्कॉलर हैं। वो सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं है, वो सिर्फ चुनाव लड़ने की मशीन नहीं है, वो सीखने का बहुत कुछ है। तो जितना मैं पढ़ता हूँ, और जैसे देखिए हम लोग हिस्ट्री पढ़ते थे ना, तो हिस्ट्री में आप पहले कार्ल मार्क्स लेनिन थोड़ा पढ़े, ये पढ़े, वो सब तो पढ़ाई हो गई। बाद में अंबेडकर को पढ़ना शुरू किया, तो बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स, उनका नेपाल में भाषण है, पढ़िएगा। अच्छा। हाँ, अरे बहुत ज़बरदस्त है। बोला दोनों एक ही है, बुद्ध और कार्ल मार्क्स। हाँ, बोला एक डिफरेंस खाली छोड़ दीजिए, बाकी दोनों एक ही है। 1956 का भाषण है, अपने डेथ से कुछ दिन पहले। तो जितना काम, अगर देखिए आरएसएस को, बीजेपी को झूठ फैलाना था, वो फैला लिया।
जितना काम हिंदी बेल्ट में किताब लिख के, आर्टिकल करके, सेमिनार में, अखबार में लिख के सब किए रहते, तो इनका विचार तो घर घर पहुंच गया रहता ना, वो काम नहीं हुआ। तो अंबेडकर अभी माइनस करके आप इवन राइट विंग जो अंबेडकर के विचारों को दफन कर देना चाहता है, वो भी इग्नोर नहीं कर रहा है। वो तो दिखेगा 14 तारीख को कैसे सब जय जयकार करेगा, खूब नारा लगाएगा, खूब डीजे बजवाएगा। हाँ, और बोले उसने अंबेडकर का रंग भी चेंज करवा देगा। हाँ, वो भगवा कर दिया है। और खाली बोला कि पढ़ना मत। अंबेडकर का पहला स्लोगन शिक्षित बनो, उसी को खत्म कर रहा है। कि आज की तारीख में अगर अंबेडकर होते, आज आपने ये सवाल पूछा ना, अंबेडकर आज होते तो भी जेल में होते, उनके ऊपर कई FIR होता, आज वो भी जेल में होते, FIR होता, और हम लोग जैसे लड़ रहे हैं ना, वो भी लड़ते रहते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया।